हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी एईडीओ के एक और प्रैक्टिस टेस्ट की। तो यहाँ मैं, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हिंदी भाषा से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। तो ये आपका कुल 100 नंबर का पेपर होगा सामान्य भाषा का, जिसमें 30 नंबर आपका जनरल इंग्लिश से पूछा जाएगा और 70 नंबर आपका सामान्य भाषा हिंदी भाषा से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में हम हिंदी भाषा से जुड़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो इसी प्रकार से मैं आपको यहाँ पर सारे प्रैक्टिस टेस्ट कंप्लीट करवा दूंगी। तो जैसे कि आपके कमेंट आए थे पिछले वीडियो पे कि आपको हिंदी के साथ इंग्लिश के भी प्रैक्टिस टेस्ट चाहिए, तो कोशिश यही रहेगी कि मैं इंग्लिश को भी जल्दी ही इसमें शामिल कर लूँगी और इंग्लिश का भी आपको प्रैक्टिस टेस्ट ज़रूर दूंगी। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी शुरू कर देते हैं। तो पहला प्रश्न है, उद्योग का संधि विच्छेद होगा उत जमा योग, उद जमा योग, उग जमा, उद जमा योग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, उद्योग का जो संधि विच्छेद हो जाता है वो होता है उत जमा योग। ठीक है, और ये क्या बन जाता है? उद्योग बन जाता है। ये कौन सी संधि है? प्रश्न यहाँ से ये भी अब बन जाता है कि कौन सी संधि है। तो ये व्यंजन संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यागम का संधि विच्छेद होगा देवी जमा आगम, देव जमा आगम, दिव्य जमा आगम। तो राइट आंसर है कि जो दिव्यागम होता है इसका संधि विच्छेद होगा देवी जमा आगम। ठीक है, क्या बन जाएगा? दिव्यागम। ये कौन सी संधि है? ये हमारी यण संधि है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इनमें से कौन संधि का गुण है? संधि निरर्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। संधि में समास होता है। संधि का अर्थ है अलगाव। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो संधि का जो तात्पर्य होता है वो इसमें से कोई भी नहीं है, तो हम लगाएंगे उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, संधि निरर्थक अक्षरों को, संधि जो है, देखिए ये वाला पॉइंट क्यों गलत है? संधि निरर्थक अक्षरों को नहीं, संधि जो है सार्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक, या फिर कह सकते हैं कि नए शब्द बनाती है। सार्थक शब्दों को, निरर्थक नहीं आएगा, सार्थक अक्षरों को मिलाकर सार्थक शब्द बनाती है। ठीक है, और वर्णों को मिला के, अक्षरों है वर्णों को मिलाने से। संधि में समास होता है, तो संधि में समास नहीं होता। संधि जो है क्या है? वर्णों का मेल है। ठीक है, संधि में समास होता है तो समास नहीं होता। संधि क्या है? वर्णों का मेल होता है। और समास में क्या होता है? समास में दो शब्द आपस में मिलते हैं। समास शब्दों का मेल, संधि वर्णों का मेल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, वर्णों का मेल हो गया हमारा ये संधि, समास शब्दों का मेल, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट है, संधि का अर्थ है अलगाव। तो अलगाव तो होता ही नहीं। अलगाव मतलब क्या होता है? अलग करना। लेकिन संधि में हम दो चीज़ों को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जोड़ना काम होता है संधि का, ना कि दूर करना। तो इसलिए इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, अन्य मनस्क शब्द का आशय है जिसका मन अपनी ओर हो, जिसका मन किसी दूसरी ओर हो, जिसका मन निर्मल हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो अन्य मनस्क, यानी अन्य क्या होता है? अन्य का मतलब क्या होता है? दूसरा, मन, दूसरी ओर मन। तो जिसका मन दूसरी ओर हो, राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। चलिए, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाले सही जोड़ों की पहचान कीजिए। तो कौन सा जोड़ा इसमें से सही है? तो यहाँ देखिए, रात्रि का तात्पर्य निशा, ये भी नहीं है। अभिलाषा, इच्छा, ये उसके अर्थ है। तो राइट आंसर है यहाँ पे कुल और कूल। ये क्या है? शब्द युग्म जो है ये सार्थक है, ये सही जोड़ा है इसका। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट है अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय का अर्थ क्या होता है, निर्भय का अर्थ उभय का अर्थ क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर देखिए, जो अभय है उसका तात्पर्य क्या होता है, निर्भय। अभय का क्या हो जाएगा, यानी जिसको किसी से अभय, भय क्या होता है, डर, और उसके आगे अ लग गया तो किसी से डर नहीं, ठीक है। तो निर्भय हो गया, और उभय यानी दोनों, ठीक है। उभयचर आपने पढ़ा होगा, उभय लिंग आपको ध्यान में होगा, तो किसी भी तरीके से आप याद रखिए, बस याद रखिए। तो उभयचर आपने पढ़ा है, उभय लिंग आपने पढ़ा है, जिसमें क्या होता है तात्पर्य, ना स्त्रीलिंग ना पुल्लिंग, उभय लिंग तीसरा लिंग होता है संस्कृत में, तो वो क्या होता है, दोनों, ठीक है। इससे आपको याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट है लक्ष्य का अनेकार्थक शब्द है। तो लक्ष्य का तात्पर्य क्या होता है, निशाना, उद्देश्य, नाम, बल, गति, चाल। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, लक्ष्य का तात्पर्य होता है निशाना और उद्देश्य, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है, अर्थ, अनुरोध, अपराध। तो अनेकार्थी शब्द कौन सा है यहाँ पे, तो राइट आंसर है अर्थ। अर्थ जो है क्या है, एक अनेकार्थी शब्द है। अर्थ का तात्पर्य क्या होता है, धन। इस चीज का क्या अर्थ है, यानी इस चीज का क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, इस चीज का क्या मतलब है, तो ये क्या है, अनेकार्थी शब्द है, ठीक है। नेक्स्ट है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द है विष्णु, ब्रह्मा, महेश। तो हिरण्यगर्भ का जो तात्पर्य होता है वो होता है ब्रह्मा, बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पाटल का अर्थ है चमेली, गुलाब या फिर चंपा। तो राइट आंसर हो जाएगा, पाटल का जो अर्थ होता है वो होता है गुलाब। नेक्स्ट है गंगा का पर्यायवाची नहीं है भागीरथी, सुरसरी या फिर अवतरणी। तो कौन सा नहीं है, तो अवतरणी जो है ये गंगा का पर्यायवाची नहीं है, बाकी भागीरथी और सुरसरी ये दोनों गंगा के पर्यायवाची है, ठीक है। चल, महात्मा का सही विलोम होगा, तो महात्मा का विलोम क्या होगा, दुष्ट, दुर्जन या फिर दुरात्मा। अब देखिए महात्मा का जो उल्टा होगा वो होगा दुरात्मा, आत्मा आत्मा आ रही है, ठीक है। कुटिल, कुटिल का विलोम क्या होगा, जटिल, रूढ़, ऋजु। तो राइट आंसर हो जाएगा, कुटिल का विलोम होगा ऋजु। कुटिल का जो देखिए, कुटिल का विलोम क्या होगा, ऋजु होगा। जटिल भी तो मुश्किल ही होता है, रूढ़ भी मुश्किल होता है, ऋजु होता है सरल, ठीक है। रूढ़ का हो जाता है अरूढ़, जटिल का हो जाएगा हमारा सरल। तो ऋजु का मतलब होता है सरल, लेकिन यहाँ पे कुटिल पूछा गया तो हम ऋजु लगाएंगे, ठीक है। स्पृश्य, स्पृश्य का विलोम क्या होगा, स्पृश्य, अस्पृश्य, अस्पृश्य। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ई, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए सब जगह क्या है, गलत दिया गया है। अगर यहीं पर गलती सिर्फ जरा सी है, वो है स की, अस्पृश्य ये वाला श आता है, ठीक है, जो कि हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन ई जो है वहां पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है दर्शिका शब्द में प्रत्यय है आ, इका या फिर शिका। तो दर्शिका में दर्शिका कौन सा प्रत्यय आएगा, तो दर्शिका में आएगा इका प्रत्यय, ठीक है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दर्शक, दर्शिका। प्रत्याशा शब्द में उपसर्ग है अ, प्र, प्रति। तो क्या आ जाएगा, प्रत्याशा, प्रति जमा आशा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए कोई क्वेश्चन में डाउट रहे या कुछ रहे तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अ, सु, अ जमा सु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? असुरक्षित। अब यहाँ पर देखिए दो उपसर्ग लगे हुए हैं, अ उपसर्ग भी है और सु उपसर्ग भी है। शब्द क्या है? मूल धातु। अगर मैं पूछूं मूल शब्द क्या है तो मूल शब्द रक्षा है, रक्ष है। रक्ष से रक्षित बना है, सुरक्षित बना है और उसके आगे अ लग गया तो असुरक्षित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा दो उपसर्ग है। खिचड़ी किस प्रकार का शब्द है? देशज, तत्सम या फिर विदेशज? तो खिचड़ी जो है ये देशज शब्द है, देशज खाना, देसी खाना खिचड़ी। ठीक है, चलिए विदेशों में खिचड़ी थोड़ी मिलती है। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी नहीं है? कमर, कान या फिर कमेटी? तो यहाँ पे बताना है कौन सा शब्द जो है विदेशी नहीं है। तो कान शब्द जो है ये विदेशी नहीं है। तो विदेशी भी शब्द क्या होता है? जो विदेश में जन्मे हो, बाहर से आए हो। तो कान जो है ये क्या है? तद्भव शब्द है कर्ण का। तो कान हमारा क्या आ जाएगा? तद्भव शब्द है। कमर और कमेटी ये विदेशी शब्द है। ठीक है, ये दोनों क्या है? विदेशी शब्द है। ये हमारा कान क्या है? तद्भव है किसका? कर्ण का। ठीक है, निम्न में विदेशी शब्द कौन सा है? उष्ट्र, अमीर या फिर प्रिय? तो राइट आंसर है यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी, अमीर जो है ये क्या है? विदेशी शब्द है। ठीक है, नेक्स्ट है द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी में रेखांकित शब्द यानी अजिर का तात्पर्य क्या है? बूढ़ा, अमर या फिर आंगन? तो अजिर का आशय जो होता है वो होता है आंगन। अजर का तात्पर्य बूढ़ा होता है। अगर आपसे अगर अजर पूछा होता तो अजर का तात्पर्य आप लिखते बूढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है? अजिर है, तो अजिर का तात्पर्य क्या होता है? आंगन होता है। नेक्स्ट है वह घर से बाहर गया। इस वाक्य में से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म या फिर करण? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं। क्यों? ई ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्यों होगा? वह घर से बाहर गया। अब यहाँ पे क्या है? घर से वो अलग हो गया। आप घर से जाएंगे तो आप घर से क्या होंगे? अलग हो जाएंगे। और जहाँ पे अलगाव की स्थिति होती है वहाँ पे अपादान कारक होता है, और ये हमारे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ई ऑप्शन हमारे यहाँ पर राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है अजय, शत्रुजयी, अजात शत्रु। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिसका कोई शत्रु नहीं जन्मा हो उसके लिए एक शब्द क्या आता है? तो उसके लिए आ जाता है अजात शत्रु। अजय क्या होता है? जिसे जीता ना जा सके, जिसको नहीं जीत सकते वो क्या है? अजय है। शत्रुजयी, शत्रु जयी, शत्रु ने जय कर लिया है जिस पे, जिसे शत्रु ने जीत लिया वो शत्रुजयी हो गया। अजय जिसे कोई नहीं जीत सका। अजात शत्रु जिसका कोई शत्रु ही न जन्मा हो। ठीक है, नेक्स्ट है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, लिंग वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं, वे वाक्य कहलाते हैं कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। तो राइट आंसर है, देखिए यहाँ पे बात किसकी हो रही है? बार बार कर्ता की हो रही है। तो यहाँ पे किस प्रकार का वाक्य है? ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, भूतकाल के डैश भेद होते हैं 4, 2 या फिर 8? तो भूतकाल के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं? भूतकाल के कुल 6 भेद होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और हेतुमद भूतकाल। ये कुल 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है डिब्बा किस शब्द का एक वचन है? डिब्बे, डिबिया या फिर डिब्बा? तो राइट आंसर है यहाँ पे डिब्बा जो है किस शब्द का एक वचन है? तो डिब्बा जो है ये डिब्बे का एक वचन है। ए ऑप्शन यहाँ पर राइट है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द नहीं है,
रत्न, मोती, नकल। तो नकल जो है ये क्या है, पुल्लिंग शब्द नहीं है, नकल क्या है, स्त्रीलिंग है। ठीक है, बाकी बात करें तो रत्न और मोती ये पुल्लिंग है। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है, रेखांकित शब्द क्या है। ये जो धीरे धीरे ये क्या है, क्रिया विशेषण है, क्रिया है या फिर सर्वनाम है। अब देखिए यहाँ पे काम क्या हो रहा है, यानी क्रिया क्या है, लिखना। कैसा लिख रहा है वो, धीरे धीरे लिख रहा है, तो क्रिया की क्या विशेषता है, धीरे धीरे लिख रहा है, तो यहाँ पे ये क्या है, क्रिया विशेषण है। हमारा ए ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा क्या है, क्रिया विशेषण है, विशेषण है या फिर संज्ञा है। तो राइट आंसर है यहाँ पर, हमारा यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो ऐसा है ये क्या है, ये अवयव है। तो अवयव है ये, ठीक है। जैसे हम किसी के आगे लगा देते हैं ना, आज, किंतु, परंतु, ये सब क्या है, अवयव है। तो यहाँ पर वह ऐसा दौड़ा, ये क्या है, अवयव है। नेक्स्ट है, अब पढ़कर क्या होगा। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है, प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया या फिर पूर्वकालिक क्रिया। तो राइट आंसर है यहाँ पर, अब पढ़कर क्या होगा, ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। तो जब एक काम खत्म करके दूसरा काम जो शुरू हो जाता है, तो पहली जो काम होती है वो क्या हो कहलाती है, वो पूर्वकालिक क्रिया, यानी इससे पहले जो आपने काम किया, ठीक है, वो आएगी पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं, 3, 4 या फिर 6। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कर्म के आधार पर जो क्रिया के भेद होते हैं वो होते हैं 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। ठीक है, ये 2 प्रकार के क्रिया के भेद होते हैं। नेक्स्ट है, धुंधला शब्द में विशेषण है, संख्यावाचक, गुणवाचक, सार्वनामिक विशेषण। धुंधला, धुंधला है, ये जो धुंधली हम क्या कर रहे हैं, इसका गुण बता रहे हैं, संख्या तो नहीं है, सार्वनामिक विशेषण भी नहीं है, यहाँ पे क्या है हम बता रहे हैं, गुण बता रहे हैं कि ये चीज धुंधली हो गई है, धुंधला हो गया है, तो गुणवाचक विशेषण यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, अग्नि का विशेषण होगा आगिक, अगन्य या फिर आगनिक। तो राइट आंसर है, अग्नि का जो विशेषण होगा वो होगा आगन्य। नेक्स्ट है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। इस वाक्य में किस सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहा है। चलिए ऑप्शंस पे आ जाते हैं। निश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण, पुरुषवाचक सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। तो अब यहाँ पे देखिए क्या है, कोई आ गया तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में सर्वनाम है यह, सभा, मनुष्य। तो राइट आंसर है, यह जो है ये क्या है, सर्वनाम है। ठीक है, सभा जो है ये क्या आएगा, सभा जो है ये समूहवाचक के अंतर्गत आएगा, और मनुष्य जो है ये क्या है, मनुष्य क्या है, जातिवाचक आएगा। सर्वनाम ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, जलेबी में मिठास अधिक है। रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए, मिठाई, मीठापन या फिर मीठा। तो राइट आंसर है यहाँ पर मीठा। मीठा शब्द से क्या बना है, मिठास। तो सी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। निम्नलिखित प्रश्न में संज्ञा शब्द पहचानिए। तो यहाँ पर संज्ञा क्या है, मीठा, मधुर या फिर चतुर। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपको क्या बताना है, देखिए मीठा,
मधुर, चतुर, ये सारे क्या है? ये सारे तो विशेषण है, यहाँ पर संज्ञा नहीं है कोई भी। तो यहाँ पे हमारा ई ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है तो जिजीविषा का कौन सा रूप शुद्ध है यहाँ पे? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा फिर बड़ी ई की मात्रा, जहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, पहले छोटी ई आएगी और फिर बड़ी ई आएगी, तो ये जिजीविषा का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध का चयन कीजिए। तो अनुग्रहित, अनुग्रहित का कौन सा शुद्ध रूप है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर राइट हो जाएगा। अनुग्रहित होता है, ग्रहित नहीं होता। ये ग्रहित देखिए यहाँ भी है, तो गृहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा विराम चिन्ह लगता है? उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक। अब यहाँ पे क्या प्रश्न है? दो विपरीतार्थक शब्द, अब मैंने यहाँ पे बोला माता पिता, बड़ा छोटा, मोटा पतला, ये एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, और इनके बीच हम कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो योजक चिन्ह लगाएंगे। हमारा बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा। मैं क्या कहता? महक, रागिनी, श्वेता आदि भी आई है, ये सब अब गाना गाएगी। तो यहाँ पर कौन सा जो है अशुद्ध है? नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, ये क्या है? अशुद्ध है। क्योंकि यहाँ पर देखिए नहीं के बाद क्या आएगा? यहाँ पे अल्प विराम, यहाँ पर कॉमा आना चाहिए था। नहीं, कल मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकूंगा, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए था? कॉमा आना चाहिए था, जो कि नहीं है, अतः यहाँ पर ये अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, म या फिर झ? तो राइट आंसर है यहाँ पे ह जो है, ये क्या है? संघर्षी व्यंजन है। ठीक है, तो ये जो हमारे होते हैं तीनों श जो हो गए और ह, ये होते हैं संघर्षी व्यंजन। इनको ऊष्म संघर्षी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बेटा गेट हटा दो, टीवी की आवाज आ रही है। पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2, 3 या फिर 4? तो यहाँ पे देखिए, मात्रा उच्चारण में लगने वाला समय, कोई चीज़ जब उच्चारित करते हैं, बोलते हैं, तो वो जितना समय लगता है उसको मात्रा कहते हैं। तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर के जो है 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, और तीसरा होता है प्लूत स्वर। ठीक है, तो ये कुल 3 प्रकार के स्वर होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। य का उच्चारण स्थान है ओष्ठ, दांत या फिर मूर्धा? अब आप बोलिए य, तो य का साउंड कहाँ से आ रहा है? तो य का साउंड जो है ये तालू से आ रहा है, जो कि हमारे ऑप्शन में क्या है? नहीं है, तो हमारा ई ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गीता में कितने श्लोक है? 700 श्लोक, 1100 श्लोक, 1800 श्लोक? तो राइट आंसर है यहाँ पर गीता में कुल 700 श्लोक है। नेक्स्ट है, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? जीवनी है, कहानी है या फिर उपन्यास है? तो शेखर एक जीवनी जो है ये उपन्यास है। किनके द्वारा लिखित है? तो ये अज्ञेय जी के द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है, चलिए। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? वैद्यनाथ मिश्र, वैद्यदंत मिश्र, गजानन माधव? तो नागार्जुन का जो वास्तविक नाम था वो था वैद्यनाथ मिश्र। नेक्स्ट है, मसी कागद छुयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ, पंक्ति किसने लिखी? सूरदास, तुलसीदास या फिर कबीरदास ने? तो राइट आंसर है यहाँ पर कबीरदास की ये पंक्तियां हैं।
नेक्स्ट है हीरा मनसुआ का उल्लेख आता है कबीर ग्रंथावली, पद्मावत या फिर सुरसागर में। तो हीरामन तोता, सुआ यानी तोता, तो हीरामन तोते का जिक्र जो है ये पद्मावत में आता है। पद्मावत किसने लिखी है? तो पद्मावत जो है मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी गई है। इसकी भाषा क्या है? तो इसकी भाषा ठेठ अवधि में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? देखिए ये प्रश्न जो है, इस प्रकार के प्रश्न बराबर परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब्दुल राही, शिव प्रसाद या फिर अबुल हसन। तो अमीर खुसरो का वास्तविक नाम अबुल हसन था। चलिए अब यहाँ पे गद्यांश दिया गया है, गद्यांश पढ़ते हैं और उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं। तो प्रश्न है आनंद और खुशी की खोज में हम सारा जीवन लगे रहते हैं। बाह्य विशिष्टाचारों से खुशी तो प्राप्त होती है किंतु वह क्षणिक होती है। आत्मिक खुशी तो हमें अपने अंदर ही तलाशनी होती है। हमारे अंतःकरण में आनंद का सरोवर और खुशी का खजाना सदैव विद्यमान रहता है। ये यादों और अनुभूतियों का यह भंडार घर है जहां हमारा अंतःकरण आज तक की सभी यादों और अनुभूतियों को संग्रहित करके रखता है। यह बहुत बुद्धिमान और चतुर है। यह आपका आज्ञाकारी दास भी है। इसके विशाल संग्रह में से आत्मिक आनंद को प्राप्त करना है तो इसे उसी दिशा में निर्देशित करना होगा। बाह्य मन को कुछ देर के लिए शांत, स्थिर और गतिहीन कीजिए और अंतर मन को निर्देश दीजिए कि वह अपने संग्रह में से नकारात्मक यादों, अनुभूतियों को मिटाकर आपके लिए आनंद के अनमोल सच्चे मोती निकाल कर लाए। निरंतर अपने अंतःकरण को यही आज्ञा देते रहिए और धीरे धीरे वह कब आपको आत्मिक आनंद और जीवन स्फूर्ति से सरोबार कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। चलिए प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उपयुक्त शीर्षक का चयन कीजिए। आनंद की खोज, अंतर्मन यादों का भंडार घर, अंतर्मन। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, आनंद की खोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न अंतर्मन से आत्मिक आनंद कैसे मिलता है? अंतर्मन समझता है कि हमें आनंद चाहिए। अंतर्मन नकारात्मकता को मिटाकर सकारात्मकता से मन को शांत कर देता है जिससे आत्मिक आनंद मिलता है। अंतर्मन में केवल अच्छी यादें संग्रहित होती है, उन्हीं को वापस कर देता है। तो राइट आंसर यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको उपरोक्त गद्यांश जो आपने अभी देखा है उसका आपको सारांश बताना है। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन की सारी नकारात्मक गतिविधियों को हटाता जाता है और अच्छी सुखद अनुभूतियों को प्रवाहित करने लगता है। मन शांत होने से आनंद का अनुभव होने लगता है और धीरे धीरे यही आनंद भाव स्थायी हो जाता है। जब अंतर्मन को प्रतिदिन शांत, स्थिर और खुश रहने का निर्देश मिलता है तो वह एक आज्ञाकारी किंतु समझदार सेवक की तरह मन में आनंद भर देता है। यह फिर अंतर्मन को मिलने से मन शांत हो जाता है और आनंद का अनुभव होने लगता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है संलग्न में का अंग्रेजी रूपांतरण है। तो संलग्न को इंग्लिश में क्या कहते हैं? एंडोर्समेंट, स्टेटमेंट या फिर एनक्लोजमेंट। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनक्लोजमेंट जो है कहा जाता है। देखिए एंडोर्समेंट का अर्थ होता है अनुमोदन और स्टेटमेंट का अर्थ होता है कथन। ठीक है, ये हमारा हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कब बबा मरही ता कब बरा चुरही का अर्थ है किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना। तक कब बरा चुरही, तो यहाँ इसका क्या अर्थ है? किसी के लिए अपशगुन शब्द कहना, कार्य का अनिश्चित होना, प्रसन्नता व्यक्त करना, उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कार्य का अनिश्चित होना, ये इसका सही अर्थ है। नेक्स्ट है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास
कहावत का अर्थ कौन से विकल्प में बताया गया है? किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, ईश्वर भक्ति को छोड़ व्यापार में लग जाना, हरि भक्ति का मार्ग कठिन होता है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर किसी अन्य कार्य में लग जाना। नेक्स्ट है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका क्या अर्थ है? एक चना किसी का काम का नहीं, एक चना शक्तिहीन होता है, अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा कि अकेला व्यक्ति जो है शक्तिशाली नहीं होता। नेक्स्ट है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई। पंक्ति में अलंकार है, उपमा, अनुप्रास या फिर संभावना। तो यहाँ पे देखिए, खिली हुई हवा आई फिरकी सी, कैसी आई? फिरकी सी। तो यहाँ पे सा सी से सरिस यहाँ पे आता है, तो क्या होता है? यहाँ पे उपमा अलंकार होता है। नेक्स्ट है, सजना है मुझे सजना के लिए में अलंकार कौन सा है? अनुप्रास, रूपक या फिर यमक। अब यहाँ पे क्या है? सजना, 2 बार शब्द रिपीट हुए हैं और यहाँ पे सजना शब्द के दोनों के क्या है? अर्थ अलग है। जब शब्द रिपीट हो और उनके अर्थ अलग हो तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट है, चारों चंद्र की चंचल किरणें खेल रही जलथल में। यहाँ पर कौन सा अलंकार है? यमक है, उत्प्रेक्षा है या फिर अन्योक्ति है? तो यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या आएगा? च वर्ण की आवृत्ति हो रही है और वर्णों की जहाँ आवृत्ति होती है वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? तो वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बरवई या फिर छप्पई में? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, छप्पई छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं। नेक्स्ट है, हास्य रस का स्थायी भाव है हास, रति। तो हास्य रस का जो स्थायी भाव होता है वो होता है हास। यही से ऑप्शन देख लेते हैं, बाकी ऑप्शन की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? भट्ट, लोलट, क्षेमेंद्र या फिर शंकुक? तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा क्षेमेंद्र जो है इसके अंतर्गत नहीं आते हैं। देखिए, प्रमुख व्याख्याकारों की बात करें तो भट्ट, लोलट, शंकुक और इसके बाद भट्ट नायक और अभिनव गुप्त, ये 4 हैं। ठीक है, भट्ट दो याद रखिएगा, लोलट और भट्ट नायक हैं और शंकुक हैं और अभिनव गुप्त हैं, ये कुल 4 हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों में एक अशुद्ध है, उसने अपने प्राण की बाजी लगा दी थी। राम, सीता और लक्ष्मण वन को गए, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। तो यहाँ पे अशुद्ध कौन सा है? उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े, उसकी आंख से आंसू निकल पड़े, ना कि आंखों से। आंखों नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा? आंख से आंसू निकल पड़े। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य है? जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए, अच्छा लड़का माता पिता की आज्ञा मानता है, वह पुस्तक राम की थी। तो यहाँ पे मिश्र वाक्य कौन सा है? तो मिश्र वाक्य में क्या है? 2 वाक्य जुड़े होते हैं और दूसरा वाक्य उस पर आश्रित होता है। तो जब सवेरा हुआ तब हम लोग बाहर आ गए, तो पहला वाक्य ये हो गया और दूसरा उसका उपवाक्य उस पर आश्रित वाक्य हो गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्य को सरल वाक्य में परिवर्तित करें। अतिथि आए और कार्यक्रम शुरू हुआ, इसका हमें सरल वाक्य बनाना है। अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि आए कार्यक्रम शुरू हुआ, अतिथि के आने पर ही कार्यक्रम शुरू हुआ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अतिथि के आते ही कार्यक्रम शुरू हुआ। ये क्या है? इसका सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, जिस समास में दोनों पद समान रूप से प्रधान हो उसे कहते हैं द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या है? जिस समास में दोनों पद समान हो। अब जहाँ पे 2 व्यक्ति समान होंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? द्वंद्व हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा? द्वंद्व समास आएगा। तो हमारा ऑप्शन जो है यहाँ पे इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, द्वंद्व समास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
ऋण मुक्त में कौन सा समास है? करण तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास या फिर अधिकरण तत्पुरुष समास? ऋण मुक्त यानी ऋण से मुक्त। जब ऋण से मुक्त है तो क्या आ जाएगा? ऋण से मुक्त हो गया तो ऋण से छूट गया, हट गया, अलगाव हो गया। अलगाव की स्थिति में क्या आता है? अपादान तत्पुरुष समास आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जिस समास का पहला पद अवयव हो तथा प्रथम पद प्रधान हो उसे कौन सा समास कहते हैं? बहुव्रीहि, अव्ययी भाव या फिर द्वंद्व? तो राइट आंसर है उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। नेक्स्ट है, जो पहले कभी ना हुआ हो, अद्भुत, अभूतपूर्व या फिर अपूर्व? तो जो पहले कभी ना हुआ हो उसके लिए क्या शब्द आएगा? तो उसके लिए आएगा अभूतपूर्व। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की प्रश्नोत्तरी, आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आप सभी को आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो जिनको अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी का धन्यवाद।